हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र लखनौत्रा। और आज की वीडियो में मैं कूलम लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जो कि मुझसे बच्चों ने रिक्वेस्ट करे थे। उसके बाद मैं टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या बोलता है? ए वेरी टाइनी बॉल ऑफ मास 20 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 0.04 माइक्रोकूलम it is held stationary in air due to electric force by a charge fixed below at a distance of 10 centimeter. What should be the magnitude and the nature of charge? तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है आपको कि आपके पास एक चार्ज है और हम उसको मान लेते हैं Q1 और उसका मास कितना है? उसका मास गिवन है 20 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप केजी में। 20 इंटू 10⁻³ kg। और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना उसका मैग्नीट्यूड है? दैट इज Q1 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 10⁻⁻6। उस चार्ज को एयर में रखा गया है और उसी के नीचे एक चार्ज को रखा गया है, दैट इज Q2। और कितनी दूरी पे रखा गया है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, इट विल कम 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो स्टूडेंट्स इस चार्ज को एयर में रखा है। इट मींस इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। क्यों स्टूडेंट्स? मैंने दोनों के बारे में क्यों बोला? क्योंकि इस चार्ज का नेचर हमें नहीं पता है। दूसरा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए हमें क्या फाइंड करना है? Q2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और दूसरा इसका नेचर भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। बट जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर कूलम्स लॉ तो लग ही रहा है Q2 की वजह से, बट एक फोर्स और लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स F इज इक्वल टू M इंटू G। G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G की वैल्यू आपको स्टूडेंट पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर F इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ये भी फोर्स की वैल्यू है, ये भी फोर्स की वैल्यू है। इट मींस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। It will comes M into G K Q1 Q2 upon R²। स्टूडेंट्स ये आपके पास न्यू फार्मूला एक जनरेट हुआ है। तो इसमें सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को इंसर्ट किए और Q2 की वैल्यू को फाइंड करिए। M is 20 इंटू 10⁻⁻3। G की वैल्यू होती है 9.8 और K की वी नो दैट 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू 0.04 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की आपको फाइंड करनी है एंड आपको स्टूडेंट्स R की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। Q2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ अपॉन
9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 0.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, 20 इंटू 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 अपॉन 9 इंटू 0.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। Q2 की कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स? 20 इंटू 9.8 अपॉन 9 इंटू 0.04 +2 -4, ऊपर लेके आओगे ये भी माइनस क्या आएगा, दैट इज +6। तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करिए आप। (54.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2। ये Q2 का मैग्नीट्यूड आपके पास आया है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज, दैट इज पॉजिटिव। Q2 की का मैग्नीट्यूड है 54.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, और इसका नेचर जो आया है वो है पॉजिटिव। इट मीन्स उन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही होगी। आई होप कि स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आएगा। इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको अभी तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो हमें पता है, बट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको ए की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में कहीं भी कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल के ऊपर आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि न्यूमेरिकल जब भी एग्जाम में आता है, अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। तो चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। That is dielectric कांस्टेंट। स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कूलम्ब ने चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, और सेकंड डिपेंड करती है वो देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्ड, वो डिपेंड करती हैं उनके मीडियम के ऊपर जो उन चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट मींस कूलम्ब्स ने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, जो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। जब मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये बताया था कि लेट सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज R, और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। बट ये चार्जेस को मैंने रखा है एयर में या फिर वैक्यूम में, तो तब हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? कूलम्ब्स ने क्या कहा था? Fa एयर में रखा है, दैट इज वाई कंसीडर करेंगे Fa। तो क्या आएगा? K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये चार्ज मैंने एयर में या फिर वैक्यूम में रखा है, दैट इज बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, एफ, एयर से। बट इन्हीं दो चार्जेस को जब मैं किसी मीडियम के अंदर लेके जाऊंगा, मीडियम आपका हो सकता है वाटर, कोई भी ऑयल, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स वहां पे भी ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे और डिस्टेंस भी सेम रखेंगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो उन दोनों के बीच एक्सिस्ट कर रही है वो चेंज करेगी। अब स्टूडेंट आपको ये सोचना पड़ेगा कि एयर में भी हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 और डिस्टेंस को R कंसिडर किया था, और मीडियम के अंदर भी Q1 और Q2 और चार्ज और डिस्टेंस को R रखा है, तो फिर भी फोर्स की वैल्यू चेंज कर रही है। बट वो फोर्स की वैल्यू चेंज किसकी वजह से हो रही होगी, 1 अपान, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके स्टूडेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि फोर्स की वैल्यू चेंज कर रही होगी, और दैट विल वे F इज इक्वल टू 1 अपान Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखिए चार्ज को ना चेंज किया मैंने, ना चेंज किया आर को, तो फोर्स की वैल्यू फिर भी चेंज हो रही है। वो चेंज हो रही होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे चेंज हो रही होगी, तभी यहां पे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हुई है। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 अपान 4 पाई ई Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 अपान 4 पाई तो कांस्टेंट है आपके पास, जो फोर्स की वैल्यू को चेंज कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और मीडियम के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब स्टूडेंट इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, एफ ए अपान एफ एम दैट इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई ई नॉट 1 अपान 4 पाई ई अपान आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये भी कट हो जाएगा, 1 अपान ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपान ई नॉट अपान 1 अपान ई, तो ये आएगा ई अपान ई नॉट, और ये इस रेशो को हम लिखेंगे ई आर के इक्वल और के से डिनोट करेंगे। तो दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बनेगी, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर टू द force of repulsion or force of attraction between the two charges in the medium, that is equal to the dielectric constant। तो स्टूडेंट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होते हैं। तो आई होप ये भी टॉपिक आपको इजीली समझ आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक को बताने से पहले स्टूडेंट एक फैक्टर और बताऊंगा आपको मैं, जिसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स कूलम ने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द चार्जेस। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं ये आप टॉपिक आपको आना ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलम का हमने फार्मूला जनरेट कर लिया, ठीक है, अब उसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट चलिए
आपके पास मान लेते हैं एक आपके पास Q1 चार्ज है, दूसरा आपके पास Q2 चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट सपोज R कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। ये Q2 सबसे पहले फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर और उसको हम डिनोट करेंगे F2। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, फोर्स ऑन F1 कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ये क्या डिनोट कर रहा है आपका स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। स्टूडेंट अगर ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है तो सेम ये भी तो लगाएगा। तो हम उसको मानते हैं F2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। स्टूडेंट समझ आया होगा, आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अब स्टूडेंट ये तो मैंने अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे हैं, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसको मैंने कंसिडर किया F12 से, एंड दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल आएगा स्टूडेंट। और जब Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उसको मैंने डिनोट किया है F21 से, दैट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी तो मैंने सिंपल ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर को, एंड यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप सबको पता है, इट हैज ए यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहले मैं Q2 से एक वेक्टर स्टार्ट करूंगा और उसको डिनोट करूंगा R2 से, और एक स्टार्ट करूंगा मैं Q1 से, उसको डिनोट करूंगा R1 से। स्टूडेंट तो चलिए आप सबसे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करिए। यहां से जब जाएगा ये आएगा आपके पास फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R1 माइनस R2। अब इसकी टर्न फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, दैट इज R2 माइनस R1, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट अब इन्हीं को हमने यूनिट वेक्टर में लिखना है। तो यूनिट वेक्टर का आपको पता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं आप वेक्टर के ऊपर कैप डालते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द अपॉन वेक्टर फॉर्म अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब इनको लिखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं डिनोट करूंगा जो वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है उसको डिनोट करूंगा R12 से, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। स्टूडेंट इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, दैट इज ये आपका आएगा R1 माइनस R2। तो चलिए स्टूडेंट इस वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, दैट इज R12। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी बारी, तो देयरफॉर R21 तो क्या आएगा स्टूडेंट, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। स्टूडेंट ये भी आपके पास मैग्नीट्यूड इसका 1 आएगा होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट इज आएगा R2 माइनस R1। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ R21। ये अभी आपने सिंपली इसको पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो स्टूडेंट R21 को आप लोग यहां से माइनस कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, R1 माइनस R2। स्टूडेंट ये किसके इक्वल है,
R1 माइनस R1 माइनस R2 किसके इक्वल है? दैट इज माइनस R12 के। इट मीन स्टूडेंट जो यूनिट वेक्टर यहां से जा रहा है, जो यहां से जा रहा है, ये दोनों इक्वल हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्टूडेंट्स R21 किसके इक्वल है? माइनस R12 के। F21 कितना आएगा आपके पास? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज माइनस R12। माइनस कॉमन लीजिए आप बाहर, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12। स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस कीजिए। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R12 ये किसके इक्वल है? F12 के। तो नेक्स्ट जो आपके पास टर्म आएगी वो किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट? दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस F1। मतलब वेक्टर फॉर्म जो आपकी कॉलम की वेक्टर फॉर्म जो हमारे पास आई है दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो स्टूडेंट अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूं तो न्यूटन का एक लॉ जो हमें इसके बारे में बताता है। कहने का मतलब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या सिग्निफाई करती है? इट सिग्निफाइज that the force of attraction is always equal and opposite. It signifies the Newton third law of motion. I hope कि स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो चलिए स्टूडेंट अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि अभी तक कूलम्स लॉ ने दो ही चार्ज को कंसीडर किया था। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं, लेट सपोज कंसीडर करते हैं एक आपके पास Q1 चार्ज है, दूसरा Q2, थर्ड Q3 और लास्ट Q1। तो स्टूडेंट सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है? ये हमें ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में बताता है। ये हमें बताता है इट टेल्स द नेट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज by other charges। कहने का मतलब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो सबसे पहले ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको डिनोट करूंगा F1 से, फिर F2 लगाएगा, दैट इज उसको डिनोट करूंगा F2 से। बट स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी जो एडिशन होगी, जो नेट फोर्स होगी, वो वेक्टर फॉर्म में आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये आपके पास इसको कंसीडर करोगे आप लोग F3। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें नेट ओवरऑल फोर्सेस के बारे में बताता है, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। जितने ज़्यादा चार्जेस आपके पास बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा चार्जेस आप सिंपली वेक्टर्स को ऐड करते जाओगे। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर कहीं पे भी मेरे इस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।